Hello guys, this is Kuldeep from Bothagur IAS Academy, and today I am going to do the analysis of your GS paper number 3, which is of economics and security, right? But I am going to mostly touch upon the economics portion. मैं आज आपके इकोनॉमिक्स पोर्शन को टच करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पेपर टफ आया है, क्या एक्चुअली में टफ आया है या मोर और लेस वो पेपर इजी आया है, ठीक है? तो वी गोइंग टू डिस्कस जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं और कहाँ से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलराइट, सो अब बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में ताकि हम इस पेपर को डिकोड करें और अगली बार अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपके मार्क्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो उसने ये पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई चेन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फॉलोड बाय एक्सप्लेन हाउ ई टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। अब ये क्वेश्चंस मोर और लेस आप लोग सोच सकते हो कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है, लेकिन अगर आप थोड़े डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर चैप्टर से पूछा गया है। एग्रीकल्चर में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। एग्रीकल्चर में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। अब ये होती क्या है सप्लाई चेन? सुनो, एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लो ऑफ गुड्स। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम फ्लो ऑफ गुड्स बोलते हैं। फ्लो ऑफ गुड्स का मतलब, मान लो हमारे गुड्स पॉइंट ए में हैं और वहां से हमें अपने गुड्स को पॉइंट बी तक लेके जाना है। ये जो गुड्स पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये एक ही दिन में नहीं जाएंगे बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जाएंगे। इसी को हम फ्लो ऑफ गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लो ऑफ गुड्स। और इसी प्रोसेस को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। आपको समझ में आया? फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नाउ आपकी सप्लाई चेन जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आपका बिजनेस और आपका एग्रीकल्चर उतना ही बेटर होगा। ये जनरली यूज़ होता है बिजनेस के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी सप्लाई चेन को हम बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। आपको समझ में आया? सप्लाई चेन अगर मैं एग्रीकल्चर में बात करूँ तो हमें इससे मतलब होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमने किया है खेतों में, उसको कितनी इफ़ेक्टिवली हम एक पॉइंट से दूसरे जगह हम लेके जा पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस ग्रेन्स को लेती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस ग्रेन्स को लेती है तो एफसीआई के थ्रू लेती है और फिर उसको आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है। बहुत सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट चलाती है। फॉर एग्जांपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जिसमें गरीबों को एट अ वेरी मिनिमल प्राइस फेयर शॉप्स के थ्रू राशंस प्रोवाइड किया जाता है। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आप इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ जाओगे तो आप नोटिस करोगे उसने 6 मार्क के लिए एक अलग क्वेश्चन पूछा है। अब पूछा क्या है उसने? देखो, एक्सप्लेन हाउ ई टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ई टेक्नोलॉजी का मतलब इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया है। आइए समझते हैं इसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। अगर हम ई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ई टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, आपको नहीं लगता एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना बहुत इजी है? यस, एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना बहुत इजी है। उसी को
हम बोल सकते हैं स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हो जाएगा आपका इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दूसरा, इसके कारण अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी? आपकी प्रोडक्टिविटी। किस तरीके से? देखो, अगर आप फर्म में कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, फॉर एग्जांपल आप राइस प्रोड्यूस करते हो, तो पहले आप कुछ क्विंटल अमाउंट ऑफ राइस प्रोड्यूस करते थे अपने लैंड से, लेकिन अगर आपके पास बेटर टेक्निक होगा उस राइस को प्रोड्यूस करने का, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये आपको कैसे पता चलेगा कि क्या बेटर है आपके लिए? ये इसके लिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप तक पहुंच सकती है। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? और एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो, विच इज़ द पॉइंट ऑफ क्लाइमेट। देखो, इंडिया एक एग्रीरियन सोसाइटी है। आजकल भी बहुत लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, और अगर आप एग्रीकल्चर को ध्यान से देखोगे ना, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन मॉनसून पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि 50% जो खेती होती है इस देश में वो मॉनसून स्पेसिफिक खेती है। अगर बारिश होगी तो खेती अच्छी होगी, और बारिश नहीं होगी तो खेती अच्छी नहीं होगी। अगर हम ई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो आपको नहीं लगता हम मॉनसून की इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहले ही पहुंचा सकते हैं, राइट? तो क्या सलूशन है? अगर मॉनसून कम है तो सलूशन है इरिगेशन फैसिलिटीज़। आपको नहीं लगता इरिगेशन फैसिलिटी को हम अडॉप्ट करवा सकते हैं फार्मर से अगर मॉनसून कम हो रही हो तो? और अगर मॉनसून होने वाली है और अच्छी मॉनसून होने वाली है, उसकी इंफॉर्मेशन को हम ईज़िली फार्मर्स तक स्प्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और मैं होप करता हूँ कि आपने इसका आंसर सही लिखा होगा। ठीक है, मूविंग ऑन। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे जो कि इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, तो उसमें ये पूछा गया है, स्टेट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन इंडिया। स्टेट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन उसने कहाँ से उठाया होगा? आपके दिमाग में आ सकता है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन इंडिया, ये क्वेश्चन उसने उठाया कहाँ से? वेल, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन पिछले 1 साल के करंट अफेयर से उठाया गया है। पिछले 1 साल के करंट अफेयर से उठाया गया है अंडर द चैप्टर ऑफ investment, under a chapter of investment. Now, why do you think this question is very important? Because recently, of late, in January 2023, ये आपके न्यूज़ में थी। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया, ये स्पॉटलाइट पे थी, ये हाईलाइट पे थी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023। क्यों? सुनो, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहलाती है, उन्होंने रिसेंटली रुपीज़ 19,744 करोड़, रुपीज़ 19,744 करोड़ के प्लान को लॉन्च किया था, जिसको हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कहते हैं। अब इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है? देखो, अगर आप ये स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया उसके ऊपर आओगे तो आपको पता चलेगा
incentivize the commercial production of hydrogen, make in India a net exporter of fuel। गवर्नमेंट ये चाहती है, देखो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप मेक इन इंडिया के थ्रू हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करो। क्यों? बिकॉज 2015 में इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था और वहाँ पे इंडिया ने ये बोला था कि हम बाय 2070 हम अपने कंट्री को कार्बन न्यूट्रल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, अब ये कार्बन न्यूट्रल क्या होता है ये एक अलग चीज़ है, एक क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर भी, तो उस पर भी हम आएंगे। इसको अचीव करने के लिए हमें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। अब ये ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी के सोर्सेस है, मैं फिर से बोल देता हूँ, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी के सोर्सेस है जो कि पॉल्यूशन बहुत ही कम फैलाते हैं, कार्बन न्यूट्रल है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम स्प्रेड करते हैं। क्या इसके एग्जांपल्स दे सकते हो? ईवी टेक्नोलॉजी एंड वन इज हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, वन इज सीएनजी। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आया? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? अगर आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखोगे, ऑब्जेक्टिव है कि हम 5 MMT 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करें और 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें इंडिया से, राइट? अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन एनुअली इंडिया से प्रोड्यूस करें। कितना? 5 मिलियन मेट्रिक टन। 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन हम इंडिया से प्रोड्यूस करें अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसके बाद इसमें एटलीस्ट 6 लाख जॉब्स हमें क्रिएट करनी है, 6 लाख जॉब्स हमें क्रिएट करनी है, प्लस ये हर साल 1 लाख करोड़, प्लस ये हर साल 1 लाख करोड़ का क्यूमुलेटिव, 1 लाख करोड़ का क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल, 1 लाख करोड़ के टोटल क्यूमुलेटिव इंपोर्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल को इंडिया में कम कर देगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे, और अगर हमारे पैसे बच गए तो उस पैसे को हम कहीं और इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये एक बेनिफिट है जो हम इस स्कीम के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये आपसे पूछा इसलिए गया था बिकॉज जनवरी 2023 में ये न्यूज़ में रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एब्सोल्यूट करंट अफेयर्स में से है। ठीक है, तो क्या आपको करंट अफेयर्स को सीरियसली लेने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स, अगर आप करंट अफेयर्स को सीरियसली नहीं ले रहे हो, अगर आप करंट अफेयर्स को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो अब लेना शुरू कर दो। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिव 5 रीजंस दैट पॉजिटिवली कनेक्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन विद इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एलपीजी चैप्टर से, तो अगर आपने उस चैप्टर को ढंग से पढ़ा होगा, अगर आपने एलपीजी चैप्टर या इन्वेस्टमेंट चैप्टर को ढंग से पढ़ा होगा या बजट चैप्टर को ही आपने ढंग से पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है कोई ऐसे 5 रीजंस बताओ जिसके कारण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हुई हो। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसे 5 रीजंस आप बता सकते हो जिसके कारण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ हो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। तो यस, अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट है तो शेयर इन जीडीपी, शेयर इन जीडीपी इंक्रीज हुई है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। लिबरलाइजेशन से पहले जीडीपी 2 से 3% पे ग्रो कर रही थी एनुअली। लिबरलाइजेशन के बाद जीडीपी 6 से 7% एनुअली पे ग्रो कर रही है, एनुअल रेट पे ग्रो कर रही है। तो आपको नहीं लगता शेयर इन जीडीपी इंक्रीज हुई है? यस और नो? यस, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर 2,
taking down the obstacles of international इन्वेस्टमेंट। देखो 1991 में जब एलपीजी आया था ना, उससे पहले इंडिया के जो लॉस थे वो बहुत ही रिजिड थे, उसमें इन्वेस्टमेंट करना इतना इजी नहीं था, इसीलिए हमारे एफडीआई के जो रिजर्व्स थे वो बहुत कम हो गए थे। लेकिन 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिसके कारण बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री बन चुकी थी इंडिया। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये एक रीज़न है जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी लिबरलाइजेशन के बाद। अगर आप थर्ड देखोगे, रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, थर्ड पॉइंट इज रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो इंडस्ट्री का जो शेयर है ना, वो 1991 के बाद से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू हुई। मैन्युफैक्चरिंग में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव दे रखा था। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिसको गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दे रखा था कि आप प्रोड्यूस करो। गवर्नमेंट ने 1991 के बाद वो इंसेंटिव वापस ले लिया और मार्केट को ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए कि बाहर से भी लोग आए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इंडस्ट्रीज़ इंडिया में और ज़्यादा सेटअप हो। और 1991 के बाद ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला। फोर्थ पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो है अनरिस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लो। शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेयर मार्केट परफॉर्मेंस को बहुत ही बेटर तरीके से शो कर सकता है। किसकी परफॉर्मेंस को? इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को। 1991 के बाद कैपिटल मिलना बिजनेस के लिए बहुत ही इजी हो चुका था, बिकॉज बहुत सारा पैसा, बहुत सारा कैपिटल इंडिया में फ्लो हो रहा था। अभी पैसा आ कहाँ से रहा था? अलग अलग कंट्रीज से। अगर आप फोर्थ पॉइंट पे आते हो, फोर्थ पॉइंट बोलता है अनरिस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लो। तो व्हाट डू यू मीन बाय अनरेस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लो? देखो जब हमने मार्केट को ओपन कर दिया था ना 1991 के बाद, उसके बाद इंडिया में पैसे को लाना बहुत ही इजी हो गया था। इंडिया के शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे 1991 के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में पैसा मिलना बहुत ही ईजी हो गया था। अभी पैसा आ कहाँ से रहा था? इंडिया के बाहर जो मार्केट्स है वहाँ से। उसी को बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लो। एंड फिफ्थ पॉइंट विल बी अगर आप फिफ्थ पॉइंट को देखोगे तो वो बोलता है इम्पैक्ट ऑन इंडिया स्मॉल स्केल सेक्टर। देखो 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ, इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैन्युफैक्चर तो इंडिया में होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए उसमें रिजर्वेशंस लगा रखी थी। मतलब कोई और उसमें घुस नहीं सकता, सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर ही कर सकते हैं। एलपीजी आने के बाद बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने उठा लिए और गवर्नमेंट ने कंपटीशन को बढ़ावा दिया इस कंट्री में, जिसके कारण आप ये देख सकते हो कि आपके पास ऑप्शंस बढ़ गए थे। फॉर एग्जांपल अगर आप 90s से बिलोंग करते हो तो हो सकता है आपके घर में ओनिडा का टीवी हो। आजकल देखोगे तो ओनिडा का टीवी मिलता है क्या खरीदने को? क्यों नहीं मिलता? बिकॉज मार्केट ने उसको ड्राइव आउट कर दिया है और बेटर चीज़ें और बेटर कंपनीज इंडिया में आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल एलजी हो गई, सैमसंग हो गई, राइट। कंपटीशन, फेयर कंपटीशन होने लगा। अब सिर्फ वही टिक पाएंगे मार्केट में जिनका प्रोडक्ट एक्चुअली में अच्छा होगा, और जिनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है वो लोग जिनका प्रोडक्ट जेन्युइनली अच्छा नहीं है वो अपने आप ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इससे एटलीस्ट एक चीज़ की गारंटी हमेशा बनी रहती है मार्केट में। अब वो क्या चीज़ है? क्वालिटी एंड कंपटीशन। ठीक है, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। होपफुली आपने इसका आंसर एकदम सही किया होगा। वेल, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है एक्सप्लेन द यूनियन बजट
2023-24 इन बैंकिंग ऑन द क्राउडेड इन इफेक्ट। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्राउडिंग इन इफेक्ट को समझना पड़ेगा, वो भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2023-2024 बजट। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने बजट को रीड किया होगा। बजट कब निकलता है? हर साल 1 फरवरी को बजट निकलता है। क्या ये क्वेश्चन बजट का है? यस, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बजट एंड ऑल्सो अ बिट ऑफ करंट अफेयर्स, बट ये ज़्यादा स्टैटिक है और करंट अफेयर्स इसमें कम हो। जब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बैंकिंग इन क्राउडिंग इन इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग इन क्राउडिंग इन इफेक्ट? मतलब उस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हम वेट कर रहे हैं कि क्राउडिंग इन इफेक्ट, अगर गवर्नमेंट हेल्प करती है क्राउडिंग इन से इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को, सॉरी, बैंकिंग विद क्राउडिंग इन इफेक्ट का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर वेट कर रही है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट करेगी, उसी को हम क्राउडिंग इन इफेक्ट बोलते हैं। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो फैसिलिटीज़ ऊपर जाएगी, और फैसिलिटीज़ अगर ऊपर जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर भी उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। क्राउडिंग इन इफेक्ट की अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना, तो वो ये बोलता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण क्राउडिंग इन इफेक्ट ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंड करेगी ना इकोनॉमी में, उसके कारण प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च करती है, गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, तो गवर्नमेंट अगर ये सारी चीज़ करेगी तो क्या आपको लगता है बाहर से कंट्रीज़ आएंगी, बाहर से कंपनीज आएगी और इंडिया में इन्वेस्ट करेगी? फॉर एग्जांपल, रिसेंटली एप्पल ने अपने 2 स्टोर्स खोले हैं इंडिया में, एक मुंबई में BKC और एक दिल्ली में। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट ही तो है। गूगल के ऑफिसेस है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेस है, गूगल के ऑफिसेस आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया में। और अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पे गए थे तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट डील साइन की है गूगल के साथ, जिसमें ये बोला गया कि गूगल अपना नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। कहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रही है? गुजरात में, राइट। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्राउडिंग इन इफेक्ट? पहले गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करेगी, गवर्नमेंट पहले इन्वेस्ट करेगी, उसके बाद अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके कारण, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उसके कारण प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आएंगी। बजट अगर आप 2023-24 को देखोगे तो उसमें एक क्लियरली बोला गया है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ हुई है पहले के मुकाबले। अगर आप 2023 और 24 के बजट को देखोगे तो उस पर क्लियरली लिखा गया है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज़ हुई है पहले के मुकाबले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है ना कि गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो इंडिया में। गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि आप लोग इंडिया में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप लोग इंडिया में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उससे क्या होगा? उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4, अ बिट टेक्निकल एंड अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं किया तो ये थोड़ा मुश्किल है। इससे मुश्किल क्या है? इसमें मुश्किल ही है क्राउडिंग इन इफेक्ट। अगर आपको क्राउडिंग इन इफेक्ट का मतलब नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या मैं इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन मानूंगा? आप बोल सकते हो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप दूसरे क्वेश्चन को कंपेयर करो ना तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। अगर आप दूसरे क्वेश्चन को कंपेयर करो तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। तो हाँ, ये बोल सकते हो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। अभी तक हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं जिसमें से 3 सिंपल क्वेश्चन है, एक ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, राइट। और राइट गाइस, अगर आप अब क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसके ऊपर पूछा क्यों? बिकॉज ये करंट अफेयर्स में भी रहा है। सितंबर 2022 में
सितंबर 2022 में गवर्नमेंट ने न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा इशू है। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है गुड्स की मूवमेंट कितनी जल्दी हो सकती है प्लेस ए से प्लेस बी तक। अगर ये जल्दी नहीं होगी तो डिले हो जाएगी चीज़ों के बनने में। अगर चीज़ों के बनने में डिले होगी तो चीज़ों को सेल करने में भी डिले होगी, और अगर चीज़ों को सेल करने में डिले होगी तो और पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी में गवर्नमेंट को लॉसेस हो जाएंगे। पॉइंट आ रहा है? यही स्टेप्स कुछ ली है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं और गवर्नमेंट ने न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर से पूछा गया है। अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये तो आपको आना ही चाहिए। ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। किस चैप्टर का? इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर का। ऑलराइट, अब अगर आप इकोनॉमिक्स से पूछे गए क्वेश्चन नंबर 10 को देखोगे, अब डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है व्हाट इज द गोल ऑफ नेट जीरो एमिशंस एंड व्हाट स्टेप शुड इंडिया टेक फॉर जीरो एमिशन बाय 2050। अ वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, अ वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये पूछा गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर से। नेट जीरो एमिशन, ये आपसे पूछा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैप्टर से। व्हाट डू यू मीन बाय नेट जीरो एमिशन? नेट जीरो एमिशन का बहुत ही सिंपल मतलब है कि जो हम कार्बन एमिशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं इन द एनवायरनमेंट, इसको हमें ज़ीरो तक लेके आना है। कहाँ तक लेके आना है? ज़ीरो तक लेके आना है एनवायरनमेंट में, जिससे कि हम एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे। जिससे कि हम एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? राइट। द क्वेश्चन इज नेट जीरो एमिशन हमें अचीव करना क्यों है? वेल, नेट जीरो एमिशन हमें इसलिए अचीव करना है बिकॉज हमने 2015 में पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया था, और पेरिस एग्रीमेंट में हमने ये बोला था कि कार्बन न्यूट्रल कंट्री हम इंडिया को बनाएंगे बाय 2050, लेकिन बाद में वो नंबर चल के 2070 तक हो गया। वेल, बट प्लान तो है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसी के लिए तो गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया है, प्लस गवर्नमेंट एक्सटेंसिवली फोकस कर रही है ईवी के ऊपर। राइट, गवर्नमेंट फोकस कर रही है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर। गवर्नमेंट वो सारी इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रही है जिससे हम इंडिया को एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बना सके। अ वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। और कौन से चैप्टर से है ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ 5 to 9 million टन स्टैश ऑफ लिथियम रिजर्व्स लोकेटेड विद द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑफ लेट अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया है और अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि इंडिया में लिथियम रिजर्व्स मिले थे। कहाँ पे? इन द प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अबे लिथियम रिजर्व्स इतने मैटर क्यों करते हैं? वेल, वो इसीलिए बिकॉज लिथियम रिजर्व्स या लिथियम, इससे आप बना सकते हो सेमीकंडक्टर। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, लैपटॉप्स पे, मोबाइल्स पे और बहुत सारे गैजेट्स पे। जहाँ भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हो वह सब में हम सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं, और सेमीकंडक्टर बनता है लिथियम से। प्लस थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी
प्लस थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में भी हम लिथियम को यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट बहुत ही सिंपल है। लिथियम इससे पहले इंडिया में मिलता नहीं था और बहुत ही कम मिलता था अभी तो। ओके, अभी इससे होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या है? लिथियम इससे पहले इंडिया में मिलता बहुत कम था। अब बिकॉज इंडिया में लिथियम कब मिलता था, लिथियम की रिक्वायरमेंट तो थी इंडिया में। अभी लिथियम की रिक्वायरमेंट हम पूरी करते थे दूसरे कंट्रीज से, जैसे कि चिली हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कुछ मेजर एक्सपोर्टर्स हैं लिथियम के। अब लिथियम रिजर्व्स मिलने के कारण डिमांड भले लिथियम की उतनी रहे या हाई चली जाए, लेकिन हम इंपोर्ट कम कर देंगे। क्यों? बिकॉज अब हम इंडिया के खुद के रिजर्व्स को यूज़ कर सकते हैं ना। डोंट यू थिंक सो? यस, इसलिए हम क्या करेंगे, जो रिजर्व्स हमें मिल रहे हैं, जो रिजर्व्स हमें मिले हैं, हम वहाँ से लिथियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। इससे क्या कम हो जाएगा? इंपोर्ट कम हो जाएगा। अगर इंपोर्ट करना कम हो जाएगा, डोंट यू थिंक हमारे एफडीआई भी हाई चली हो जाएगी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी हाई रहेंगे। यस, तो ये कुछ रीजंस है जिसको आप कोट कर सकते हो फॉर द क्वेश्चन ऑफ लिथियम। और ये कहाँ से पूछा गया? ये है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अब बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है, प्रोवाइडेड आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर किया हो। बिकॉज ये पॉइंट सबको पता है, लेकिन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये यूज़ होता है, ये पॉइंट बहुत कम लोगों को मालूम है। क्या आपको पॉइंट समझ में आया? मूविंग ऑन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। नीति आयोग इज अ हार्बिंगर ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इलस्ट्रेटेड। ठीक है, वन ऑफ द वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। इससे डायरेक्ट आपसे क्या पूछ सकता है? अभी कौन से चैप्टर से पूछा गया है? ये आपको प्लानिंग चैप्टर से पूछा गया है। कौन से चैप्टर से पूछा गया है? प्लानिंग चैप्टर से। ऑलराइट, पहले इंडिया में प्लानिंग कमीशन था, उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया विद नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन यूज करता था टॉप डाउन अप्रोच, नीति आयोग यूज करता है बॉटम अप अप्रोच। प्लानिंग कमीशन लास्ट 65 ईयर्स में पूरी तरीके से रिडंडेंट हो चुका था। रिडंडेंट का मतलब है यूजलेस। ठीक है, और इसके शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने 2015 में नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे प्लानिंग कमीशन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या बॉडी थी। वहीं पे नीति आयोग वर्क्स लाइक अ थिंक टैंक। इट कैन गिव एडवाइसेस, yes, can it implement? No. On the other hand, planning commission had the power to give advice as well as implement. All right, what are the benefits of Niti Aayog? There are various benefits of Niti Aayog. You can read it from any book that you like, any books. It is one of the most direct question that can be asked in exam. क्या आपको समझ में आया? तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप प्लानिंग चैप्टर को ढंग से पढ़ोगे तो नीति आयोग के बारे में आपको डिटेल में मिल ही जाएगा। ऑलराइट, एंड मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स। वो ये बोलता है, व्हाट आर चैलेंजेस in the proper functioning of the public distribution system? How is government responding to these challenges? All right, फाइनल कॉन्सेप्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। अभी कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? ये कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर चैप्टर से। क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन है? यस, दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन। ये एब्सोल्यूट स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें डायनेमिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है, देखो गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो FCI के थ्रू, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ग्रेन्स, जनरली व्हीट एंड राइस को एक्वायर करती है एक प्राइस पे जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। उसके बाद जो उसने एक्वायर किया FCI के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट इसको अपने राशन शॉप से, जिसको हम फेयर शॉप्स भी बोलते हैं, इसको हम फेयर शॉप्स भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। इसको हम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। आपको पॉइंट समझ में आया? इस पूरे प्रोसेस में क्या ऐसी कमियां हैं, क्या ऐसी कमियां हैं जिसके कारण PDS आज के टाइम पे उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, ये आपको बताने की ज़रूरत है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्रीकल्चर, और ये सारे पॉइंट आप आराम से लिख पाओगे इसके। अब ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम है आइडेंटिफिकेशन। कभी कभी हमें यही नहीं पता चलता कि हम जो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एक्चुअली में उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसको मिलना चाहिए। बेनिफिशियरीज़ की आइडेंटिफिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स हो गई। तीसरी प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। चौथी प्रॉब्लम्स, अगर तीसरी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम है लीकेज की प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है एंड दिस इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर, अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर आप पेपर को देखोगे इकोनॉमिक्स का, तो वो पेपर ओवरऑल इजी ही आया है, बेरिंग वन क्वेश्चन विच इज़ ऑन द बजट एंड कैरिंग इन इफेक्ट। अगर आप उसको हटा दोगे, ओवरऑल पेपर को ही सिर्फ देखोगे, तो ओवरऑल पेपर कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्या आपको समझ में आया? होपफुली आपने सारे आंसर सही किए होंगे, और अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं और भी ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा आप तक, जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की एनालिसिस को और बेटर तरीके से करेंगे। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।